आज से हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज जो कि यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके अंदर कितने सारे पाथवेज आते हैं। रेस्पिरेशन के लिए जो भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है बिफोर ग्लाइकोलिसिस, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे वीडियोस में हम कवर करेंगे अबाउट ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी कोशेंट। इन सारे टॉपिक्स पे इंडिविजुअली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में कोई चीज़ बनती नहीं है, रेस्पिरेशन में जो आपने खाना खाया है उसको तोड़ा जाता है। यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ग्लूकोज का, या फिर कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट जो भी आपने इनटेक किया है। अल्टीमेट गोल क्या है? टू रिलीज एनर्जी। बायोकेमिकल क्यों कह रहे हैं इसे? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, राइट। और केमिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और सारे के सारे देखोगे आप ऑक्सीडेटिव इन नेचर है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा, वो हम देखेंगे जब हम इंडिविजुअली पाथवेज की बात करेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे अच्छे से कि कौन से स्टेप में कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो आप डेफिनेशन देखो एक बार। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस by which cells break down glucose or other nutrients to release energy, which is then used to produce ATP, the energy currency of the cell. पूरा खेल ATP बनाने का ही है। ATP आपको क्यों बनाना है? जितने भी सेल्यूलर प्रोसेस है, जितने भी बायो प्रोसेस है, उन सभी के लिए ATP यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? आप जो खाना खाते हो वो खाना डाइजेशन के थ्रू होता है, जाता है आपके स्टमक पे, वहाँ से जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके खाए हुए खाने से जितनी सारी अच्छी चीज़ें निकाल सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, वो सारी अब्जॉर्ब करके वो ब्लड में पहुंचा देता है। जैसे कि प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, जो भी सारी अच्छी चीज़ें वो फिल्टर आउट कर सकता है, वो उसे फिल्टर आउट करके ब्लड में पहुंचा देता है। फिर ब्लड से आपके बॉडी के हर एक सेल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। लेकिन सेल्स फिर देखते हैं कि अगर हमें इनको फर्दर ब्रेक डाउन करना है, इनसे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाने के लिए, तो हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो एक और चीज़ है ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग की प्रोसेस यहाँ पर शुरू हुई। ब्रीदिंग जब हम करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। ये CO2 बना कहाँ से? आप देखोगे जब रेस्पिरेशन के सारे पाथवेज को पढ़ोगे तो वहाँ पर CO2 रिलीज होता है। यही CO2 को हम एक्सहेल आउट करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू जाता है। ये जाता है हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे से होते हुए लंग्स के पास। लंग्स के बाद ये जाता है लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोली में। एल्वियोली से जो लगे हुए ब्लड वेसल्स है, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे टर्म सुन के ना डरना नहीं है। पार्शियल प्रेशर मतलब अभी के लिए इतना समझो कि लंग्स में जब आप एल्वियोली की बात कर रहे हो, तो क्योंकि आप सांस ले रहे हो, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल नेचुरली ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी टिश्यूज़, राइट। तो लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एल्वियोली से लगे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। तो एल्वियोली से ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से जाता है वो रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उससे जाकर ये अटैच हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजन सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू हर एक सेल में। तो अब सेल के पास दो चीज़ें हो गई है। एक हो गया है फ्यूल, जो खाना आपने खाया है वो, और साथ में इसके पास प्रेजेंट है अब ऑक्सीजन। इन दोनों को यूज़ करके ये करेगा रेस्पिरेशन, और अल्टीमेटली आपको मिलेगी बहुत सारी ATP। हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से होता है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कितने प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, कितने टाइप के पाथवेज इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, हम सारी चीज़ें देखेंगे।
रेस्पिरेशन के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखो, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के हर एक स्टेप में आपको ज़रूरत है किसी ना किसी एंजाइम की। बिना एंजाइम के रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर कोई एंजाइम की कमी है, मान लो आपके किसी सेल में, आपके बॉडी में रेस्पिरेशन का कोई पाथवे चल रहा है, उसमें उस पाथवे के लिए कोई एक रिएक्शन है बीच में, अब उस रिएक्शन के लिए कोई एंजाइम की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो एंजाइम नहीं है तो वो पाथवे नहीं चल पाएगा, तो वहाँ से हो सकती है कोई बीमारी। अगर उसका कोई ऑल्टरनेट पाथवे ना हो तो चलो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि ये होता है एक एंजाइमेटिक प्रोसेस। अब क्योंकि ये हो रहा है सब कुछ सेल के अंदर, तो इसे कहते हैं कि ये होता है सेल्यूलर प्रोसेस। तीसरा पॉइंट है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिज्म के ना दो पार्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? चीज़ें बनती हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? CAT, काट। काट मतलब कोई भी आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में काटते हो कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती है, आप अमीनो एसिड्स जोड़ जोड़ के बनाते हो प्रोटीन, आप मोनोसैकेराइड्स जोड़ के बनाते हो कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब होता है एनाबॉलिज्म का पार्ट। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन। और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हम चीज़ों को तोड़ते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मतलब इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, छोटे से लेकर के बड़े ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी यूनिवर्सली इस प्रोसेस को करते हैं, रेस्पिरेशन। हाँ, ये अलग बात है कि कौन सा पाथवे वो फॉलो करेंगे, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर कि उसके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उसके पास एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिज्म पे। लेकिन ये होता यूनिवर्सल प्रोसेस है, होगा सभी में, ठीक है? ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमारा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो आप ले रहे हो, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, राइट? तो आपके बॉडी में आ जा रहा है ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को यूज करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा रहे हो आप। अभी हम देखेंगे फर्दर सीरीज में कि ग्लाइकोलिसिस में या फिर क्रेब्स साइकिल जो TCA साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, या फर्मेंटेशन ले लो। चलो, फर्मेंटेशन में तो ऑक्सीजन यूज नहीं होता, वो तो एनारोबिक में आ जाता है। लेकिन जहां पर भी आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है ना, इसी से चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर आगे जाके इसी से होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से बनता है हमारा अल्टीमेटली ATP, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि तुमने ग्लूकोज लिया और यहाँ से एक बार में बन गया पायरुवेट, नहीं, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर ना बीच में 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो यहाँ पर 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है, और 10 के 10 सभी को एंजाइम्स की ज़रूरत है। और साथ में ये एक एक्सार्गोनिक रिएक्शन है। एक्सार्गोनिक क्या होता है? अगर आपको थर्मोडाइनमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको पता होगा कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा G क्या होता है? अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क, ठीक है? कोई भी प्रोसेस को करने के लिए आपके पास अगर अवेलेबल एनर्जी है जो कि नेगेटिव में है, तो आप कहोगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आपको हीट या एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, उस केस में डेल्टा G की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो उसको हम एक्सार्गोनिक नहीं कहते हैं। जहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है, जहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है, जहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है, जहाँ पर हमें प्रोवाइड नहीं करना हो रहा है, जहाँ पे ये ऑलरेडी जनरेट हो रही है, उसको कहते हैं एक्सार्गोनिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? मतलब ऐसे बस समझने के लिए, ये आपको याद ऐसे बाई हार्ट याद नहीं करना है, ये आपको बस समझने के लिए है कि ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। मतलब हर एक स्टेप में आपको एंजाइम की ज़रूरत है। सेल के अंदर हो रहा है तो सेल्यूलर प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ब्रेक डाउन। यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे NaDH है, ठीक है?
इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na++ में। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तभी तो ये हुआ ना। हाइड्रोजन क्या होता है, एक अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ये होता क्या है, एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन। एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक हाइड्रोजन को बनाते हैं। अगर एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है मतलब एक प्रोटॉन निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, यही जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसी से आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। ये हम इसी वीडियो में एक ओवरव्यू में जब देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो होता क्या है, देखो आपने खाया खाना, ठीक है, इस खाने का होता है ऑक्सीडेशन। खाना क्या है आपका, फ्यूल है, जिससे आपको अल्टीमेटली एटीपी मिलेगी, लेकिन डायरेक्टली तो उसे नहीं कर सकते ना एटीपी में कन्वर्ट, तो होता है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करोगे उससे होगी एनर्जी रिलीज। अब ये जो एनर्जी है इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको किया जाता है ट्रैप दो फॉर्म में, एक होती है एटीपी और दूसरी होती है NADH। लेकिन हमारी एनर्जी करेंसी कौन सी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा ये इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों देती है, एटीपी में क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पर होते हैं 3 फॉस्फेट। अब जब भी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो रिलीज होती है एनर्जी। अब जब भी आप इन फॉस्फेट्स के बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब भी आप एटीपी को ब्रेक डाउन करोगे वहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको यूज़ करके आप बहुत सारे अपने सारे बायो प्रोसेस कर सकते हो। NADH को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसे पहले एटीपी में कन्वर्ट करना होता है, फिर आप उसे अपने बायो प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब चलो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। उसके पहले एक और चीज़ देखो, ये है आपके NCERT की लाइन। NCERT में रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको एक बार रीड करो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे समझने में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, यानी कि ऑक्सीडेशन, कैटाबॉलिज्म विद इन द सेल। विद इन द सेल मतलब क्या, वो एक सेल्यूलर प्रोसेस है। टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी, एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अल्टीमेटली NADH के फॉर्म पे हो या एटीपी के फॉर्म पे हो, यूज आप तभी कर पाओगे जब वो एटीपी के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को, जितना भी कुछ आप ले रहे हो या आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, या हर टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल आप यूज़ कर सकते हो रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसे आप रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि जब आप उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। अब अगर बहुत सारे बॉन्ड्स चाहिए तो हम कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो ले नहीं सकते, हमें ज़रूरत है किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, कोई भी ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक हो। क्यों हम ऑर्गेनिक के पीछे इतना भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, लंबी कार्बन की चेन होती है। जैसे फैटी एसिड आपने देखे होंगे, नाम सुने होंगे, एक एक 18 कार्बन के होते हैं, कुछ 20 कार्बन के होते हैं, कुछ 16 कार्बन के होते हैं। अब सोचो इतने सारे कार्बन होंगे, इतने सारे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है अगर आप उसे ब्रेक करोगे तो कितनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को आप एक किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मॉलिक्यूल को आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह तभी यूज कर सकते हो जब उसको ऑक्सीडाइज किया जा सके ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन और उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो। दो क्राइटेरिया जिसकी हम बात करें जो एक सब्सटेंस को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनाती है, तो वो दो क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, वो सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ताकि जब हम उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो और हमें मिले ढेर सारा एटीपी, और इस एटीपी को यूज़ करके हमारे जितने भी बायो प्रोसेस है वो हम कर सकें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई सिस्टम सेट है कि यहाँ पर सारी एनर्जी बन जा रही है और यहाँ से पूरे बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक सेल को इंडिविजुअली फ्यूल और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। हर एक सेल के पास जो आपने खाना खाया है उससे उसको उसके मोनोमर्स में तोड़ के, जैसे सपोज आपने कोई कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है तो उसका मोनोमर क्या होगा, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। उसके ग्लूकोज यूनिट में तोड़ के उसको पहुंचाया जाएगा सेल में। कोई भी प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ करके पहुंचाया जाएगा सेल में, ठीक है। या फिर आपने अगर नॉर्मली पहुंचा भी दिया तो सेल उसे ब्रेक डाउन करेगा, कैटाबॉलिज्म करेगा उसकी। तो ज़रूरी ये है
कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए एंड कैन एंटर इन द मेटाबॉलिक पाथवे। अगर आपने ऐसा कोई सब्सटेंस लिया है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे जो मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर कर ही नहीं सकता, उसकी कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी मेटाबॉलिक पाथवे से, तो आप अल्टीमेटली एटीपी थोड़ी ना बना पाओगे। आपका इरादा है एटीपी बनाने का। अगर वो सब्सटेंस ब्रेकडाउन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद या कैटाबॉलिज्म के बाद किसी मेटाबॉलिक पाथवे में घुस ही नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा ऐसे सब्सटेंस का। तो दो क्राइटेरिया है फॉर बीइंग अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहली बात वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर कर सके। ठीक है, ये जैसे देखो, ये कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मान लो इसको आपने ब्रेक किया, इसके बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को आप ट्रैप करोगे एटीपी या फिर एनएडीएच की फॉर्म पे। अगर एनएडीएच की फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, और फिर उसे यूज़ किया जाता है सारे बायो प्रोसेस को करने के लिए। अब देखो एनसीईआरटी में क्या गिवन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स कैन एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें आप एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है कि आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ नहीं कर सकते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे विटामिन्स भी, हमारे जो विटामिन्स और हॉर्मोन्स हैं वो भी कैसे हैं, सॉरी, जितने भी विटामिन्स और हॉर्मोन्स हैं ये भी तो ऑर्गेनिक है ना, लेकिन इनको तो आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं है। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर इनको मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर कराने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, इनमें से कौन सा होगा जो बॉडी सबसे पहले यूज़ करेगा फॉर रेस्पिरेशन? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्यों होते हैं? फैट्स क्यों नहीं होते? प्रोटीन्स क्यों नहीं होते? फैट और प्रोटीन की अगर बात करें तो फैट, देखो, ऑल्दो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि फैट में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड होगी रेस्पिरेशन के बाद वो फैट से होगी। लेकिन फैट को ना डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर पता होगा, जो सेल होती है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, राइट? उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसकी नेचर कैसा होता है? फैटी, उसमें लिपिड्स होते हैं, है ना, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें। तो ये बनते कहाँ से हैं? ये फैट से ही बनते हैं। प्रोटीन्स का देखो, प्रोटीन्स का तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल दोनों है। जब आप अमीनो एसिड्स की बात करते हो, ये यूज़ होते हैं कितनी सारी जगह, जितने भी आपका पूरा स्किन है, जितने भी बॉडी में एंजाइम्स यूज़ होते हैं, जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे कैसे हैं? प्रोटीन्स ही तो है ना। मतलब सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जितने भी एंजाइम्स हैं मोस्टली सारे कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। और साथ में जितना भी आपका पूरा स्किन है, कोलाजन ले लो, इलास्टिन ले लो, ये सब क्या है? ये सारे प्रोटीन्स ही तो है ना। तो इनका बॉडी में और भी बहुत सारा काम है। फैट का काम है मेम्ब्रेन बनाना, आपके जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर जो एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेली के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन हो, उन सबको बनाने के लिए फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फैट्स और प्रोटीन्स का सेल में और भी सारा काम है, तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम हमारा प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का कोई ऐसा रोल हमने देखा नहीं है। थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, वो या तो मिल करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं या फिर वो फैट के साथ जुड़ करके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैट से मिलती है, लेकिन हम यूज़ किसको करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के लेवल्स लो है तब जाएंगे हम फैट में, और अगर जैसे स्टारवेशन की कंडीशन है या मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है बॉडी में, तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा। अदरवाइज सबसे पहले होगा कार्बोहाइड्रेट का, सेकंड नंबर पे होगा फैट्स का, और थर्ड पे होगा प्रोटीन्स का। ऐसी होती है इनकी प्रायोरिटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे जाकर देखते हैं क्या लिखा है। देखो,
ऑक्सीडेशन के बारे में जब भी आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको कोई कई जगह पे दिखेगा कि लिखा है, कहीं पर लिखा है कंप्लीट कंबशन, कहीं पर लिखा है पार्शियल ऑक्सीडेशन, कहीं पर लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये होता क्या है वो वो देखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट्स यील्ड्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट। ये है ग्लूकोज 6 कार्बन का। यहाँ पर आपने 6 मॉलिक्यूल्स दिए ऑक्सीजन के और देखो 6 CO2 ही बाहर आए हैं, है ना। तो आपने दिया कितना, 6 कार्बन का कंपाउंड जो कि ग्लूकोज है वो आपने दिया और आपको मिला कितना, 6 CO2 आपको निकल गया। ऐसे को कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहाँ पर आप जितना मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन का मैक्रोमोलिक्यूल यूज कर रहे हो, जैसे इस केस में आप यूज कर रहे हो ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने का है, 6 कार्बन का बना हुआ है और यहाँ पर आपको मिल रहा है 6 CO2, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहाँ पर 6 कार्बन आप दे रहे हो और 6 के 6 CO2 की फॉर्म पे बाहर निकल रहे हैं। अगर आप 4 कार्बन दे रहे हो तो 4 के 4 निकल रहे हैं। तो ऐसे को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। ये देखो अगर आपको दिख रहा हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आप TCA साइकिल के बारे में पढ़ोगे, क्रेब साइकिल जिसे कहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से निकलते हैं 2 CO2, है ना। पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोए बन रहा होता है, यहाँ पर निकलता है 1 CO2। लेकिन जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बन रहा होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें, जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बन रहा होता है उस टाइम पर कोई CO2 बाहर नहीं निकलता है। अगर कोई CO2 फॉर्म नहीं हो रहा है, नो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स, इसको कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगा, ऐसे ऑक्सीडेशन को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड टाइप होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल तो रहा है लेकिन सारे नहीं निकल रहे, मतलब 1-2 निकल रहे हैं, या फिर लो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है। जहां पर लो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी वहां पर आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। जैसे जब आप देखोगे इथेनॉल फॉर्मेशन, यानी कि जब हम इथेनॉल फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे अपने तीसरे वीडियो में, तीसरे लेक्चर में, तब आप देखोगे कि वहां पर हो रहा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के 3 टाइप्स हो गए, पार्शियल ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो आप अब जब भी रीड करोगे एनसीईआरटी को, आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि वहाँ पर किस टाइप के ऑक्सीडेशन की बात करी गई है, पार्शियल की, इनकम्प्लीट की या कंप्लीट की। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात करी गई है मतलब वहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। अगर इनकम्प्लीट की बात करी गई है तो वहाँ पर मतलब लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर पूरा 100% कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन का मैक्रोमोलिक्यूल आपने यूज लिया था इनिशियली एज योर सबस्ट्रेट, उतने नंबर ऑफ कार्बन एज CO2 निकल जाएंगे आफ्टर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ब्लैकमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रेस्पिरेशन को क्लासीफाई किया था इनटू फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो उस केस में जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है उसे हम कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है प्रोटीन, जो कि यूज होता है स्टारवेशन या फिर स्ट्रेस के टाइम पर, उस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसने क्लासिफाई किया था? ब्लैकमैन ने क्लासिफाई किया था। 2 टाइप में, क्या थे वो 2 टाइप? एक है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो अगला टॉपिक है ये ओवरव्यू। चलो ओवरव्यू के पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन तुम
डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, कितना कम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड होगा। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगी फर्मेंटेशन वाले वीडियो में। अभी के लिए इतना जानो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है ऑब्लिगेटरी। ठीक है, अब इसमें भी देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में ना दो कंडीशंस होती है। एक तो होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है और एक होता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक के केस में या तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं। एरोबिक का तो एक ही केस है कि ऑक्सीजन है, अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन है, इतना ऑक्सीजन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपका बनता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं है। अब जैसे इस डायग्राम में देखो, इसको मानो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये है सेल के अंदर का साइटोसॉल वाला पार्ट, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ये है क्रिस्टी,